आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण की परिभाषा होगी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए? तो त्वरण का फॉर्मूला होगा वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। वेग आप लोग को मालूम होगा, वेग कहते थे किसी निश्चित दिशा में तय की गई इकाई समय में दूरी को वेग कहते हैं। समझ गए? इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अर्थात वेग वह चाल होता है जो किसी निश्चित दिशा में तय किया जाता है। तो त्वरण में हम वेग को ही शामिल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। यदि हम मान लेते हैं अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग u है, तब फॉर्मूला बनेगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, यहाँ v बराबर अंतिम वेग, v बराबर प्रारंभिक वेग और t जो है वो समय है। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। सदिश राशि अर्थात इसमें दिशा और परिमाण दोनों शामिल होता है। अब देखिए, एक समान त्वरण किसे बोलते हैं? जब किसी वस्तु का वेग प्रत्येक सेकंड समान दर से बदलते रहता है तब उस वस्तु को एक समान त्वरण से गति करती है। इस अवस्था को हम कहते हैं एक समान त्वरण। दूसरी स्थिति होती है असमान त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ असमान रूप से बदलते रहता है तब उस वस्तु को हम असमान त्वरण से गति करती हुई कहते हैं। समझ गए? इसे असमान त्वरण कहते हैं। ये दो चार्ट आपने देख रहे हैं, इसमें ये पहली वस्तु है जो एक समान त्वरण से गतिशील है। देखिए, तो त्वरण मतलब वो उसका वेग यहाँ पर पहले सेकंड जब जीरो था, सेकंड जब वो वस्तु क्या थी 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से था, फिर अगले एक सेकंड में उसका वेग हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड, फिर अगले दूसरे सेकंड में उसका वेग हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड में उसका वेग हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड और चौथे सेकंड बाद उसका वेग हो जा रहा है 16 मीटर प्रति सेकंड। आप देख रहे होंगे कि हर एक सेकंड में इसका वेग कितना बढ़ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। समझ गए? तो यहाँ वस्तु का वेग प्रत्येक सेकंड, यहाँ पे 4 होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से वेग बदल रहा है। समझ गए? तो इसे बोलते हैं एक समान त्वरण, क्योंकि त्वरण ही होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं असमान त्वरण। यहाँ वस्तु का वेग पहले 0 सेकंड में 0 मीटर प्रति सेकंड था, अगले एक सेकंड में उसका 1 मीटर प्रति सेकंड वेग हुआ, फिर दूसरे सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, मतलब बहुत तेज़ हो गई वस्तु यहाँ पे। फिर अगले तीसरे सेकंड में वस्तु का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर अगले चौथे सेकंड में उसका वेलोसिटी हो गया 7 मीटर प्रति सेकंड। आप देख रहे हैं अलग अलग रूप से इसका वेग बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसे बोलते हैं वस्तु का वेग प्रत्येक सेकंड असमान रूप से बदल रहा है, इसलिए इसे असमान त्वरण से गतिशील कहेंगे। आइए एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, एक वस्तु है जो ए बिंदु से चलना शुरू की, ठीक है, ये बिंदु बी तक आती है। ए बिंदु पर इसका वेग है, जब ये तो खड़ी थी तो ए से चलना शुरू की, तो ए से चलना शुरू की तो इसका वेग हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। और बी बिंदु पर आ रही है, बी बिंदु पर पहुंचने के बाद इसका वेग हो जा रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड के बाद इसका वेग बिंदु बी पर जब आ रही वस्तु तो इसका वेग हो जा रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए? तो इस स्थिति में वेग त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण ए बराबर क्या लिखे थे फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर v क्या होगा? अंतिम वेग। तो ये u है प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग यहाँ 0 होगा और अंतिम वेग v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड होगा। समझ गए? क्योंकि जब वस्तु जब शुरुआत करती है उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं और जब अंत करती है वहाँ जिस वेग से उसे अंतिम वेग कहते हैं। अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं और प्रारंभिक वेग को u से, और जितना समय लिया जाता है वेग में परिवर्तन को उसे t से लिखते हैं। तो यहाँ v कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड और u है 0 मीटर प्रति सेकंड, समय है 5 सेकंड। कितना हो जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड डिवाइड बाई 5 सेकंड।
क्या हो जाएगा, त्वरण हमें इसका ज्ञात हुआ 6 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये सेकंड जब इस सेकंड के साथ मिलकर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, यही त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरी स्थिति में जब वस्तु फिर बी से चलना शुरू करती है, ठीक है, बिंदु सी तक आती है। जब ए से बी तक गई 30 मीटर पर सेकंड के वेग से पहुंची, अब पुनः सी तक भी यह इसी वेग से आ रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ये इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसी एक नियत वेग से चलती आ रही है। समझ रहे हैं। तब बिंदु बी और सी के बीच में इसका त्वरण कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर बी और सी के बीच, ठीक है, बिंदु बी तथा सी के बीच, बी तथा सी के बीच में त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो बी और सी के बीच के लिए फॉर्मूला क्या होता था त्वरण का, v माइनस यू बाई टी। तो अंतिम वेग हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर u क्या होगा, क्योंकि u यहाँ जो पहली स्थिति के लिए v था, अब हमें b से c के बीच में त्वरण निकालना है, इसलिए जो b पर तो जो त्वरण जो वेग था वही इस स्थिति में इन दोनों के बीच के लिए यही प्रारंभिक वेग होगा 30। समझ गए। तो इस स्थिति में v हो जाएगा अंतिम वेग 30 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग अब हमें b से निकाले, इसलिए प्रारंभिक वेग भी यहाँ 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग यहाँ नियत है। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों समान है बटा में t। और मान ले रहे हैं कि b से c के बीच में यह कितने सेकंड में आ रही है, 6 सेकंड में, ठीक है, 6 सेकंड में b से c के बीच में 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुंच रही है। तब इसका वेग हो जाएगा कितना, 30 मीटर पर सेकंड में से 30 मीटर घटा 0 मीटर प्रति सेकंड बटा में 6 सेकंड, कितना हो जाएगा 0, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख रहे हैं बी से सी के बीच में इसका हमें त्वरण कितना प्राप्त हुआ, 0 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए हम कहते हैं कि जब वस्तु नियत वेग से गति करती है तब उसका त्वरण शून्य होता है। यहाँ बिंदु बी से सी तक इसका वेग नियत था 30 मीटर, यहाँ भी था, परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ जो त्वरण होगा वो शून्य होगा इन दोनों के बीच में। अब अंतिम स्थिति जब वस्तु सी से चलते हुए जब डी तक आती थी तब क्या होता था, वस्तु पर ब्रेक लगना शुरू होता था, तब वो धीरे होती जा रही है। अब जब डी पर आ रही है तो वो रुक जा रही है, तब इसका वेग हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए। तब हम इन दोनों सी और डी के बीच में त्वरण निकालेंगे, बिंदु सी तथा डी के बीच त्वरण। तब यहाँ ए बराबर वी क्या हो जाएगा, यहाँ वी तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब सी और डी के बीच में प्रारंभिक वेग हो जाएगा 30 मीटर। समझ गए। तो यहाँ अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए। बटा में ये अगर सी से डी तक आ रही है 0 मीटर रुक जा रही है, सी से डी तक आते आते तो मान ले रहे हैं 10 सेकंड लगा रहा है समय डी तक पहुंचने के लिए, तो 10 सेकंड में ये डी तक आ रही है। तो इसका त्वरण हो जाएगा -30 बटा में 10 मीटर प्रति सेकंड बटा में 10 सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही त्वरण होगा कब, जब वस्तु सी से डी तक आते आते रुक जा रही है, तब इस स्थिति में त्वरण हो जाएगा -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण क्या कर रहा है, माइनस में। ठीक है, निगेटिव साइन है, इसका मतलब त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है। अगर यदि वेग इसका इस दिशा में है तो त्वरण इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, जब त्वरण की दिशा निगेटिव होती है, इसका मतलब त्वरण वेग के विपरीत दिशा में लग रहा है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इन तीनों स्थितियों के बारे में